नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फौर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दूसरे चरण के पंचायती राज चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और हर उम्मीदवारों का जो है वो कयामत का दिन जो है वो कल को होने वाला है, क्योंकि परसों सुबह 12 तारीख को यानी कि सुबह 6 बजे से जो है वो वोटिंग होना शुरू हो जाएगी। ऐसे में हर प्रत्याशी की जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाएंगी। तो साथियों, आज की इस खास मुलाकात में हम आपको रूबरू कराएंगे गरोंडा उपमंडल के गांव कैमला से सरपंच पद के उम्मीदवार रमेश वर्मा जी, जो कि पूर्व में गांव के सरपंच रह चुके हैं। उनको सेवा करने का मौका जो है वो गांव वासियों की तरफ से मिल चुका है और इस चुनाव में अब की बार फिर वो जो है मैदान में है। ऐसे अब की बार उनके क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है, तो आइए सीधे चलते हैं, उन्हीं से कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या मुद्दे लेकर के वो लोगों के बीच जो है वो जा रहे हैं। वर्मा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो बी4 न्यूज़ का मेरे कार्यालय में पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी, धन्यवाद जी। वर्मा जी, आज आपका प्रचार का आखिरी दिन है, तो सबसे पहले तो गांव वालों को आप लोग जो है ये बताएं कि क्या आपका चुनाव चिन्ह है और क्या अपील जो है आप लोग करोगे। पत्रकार महोदय, जी सभी गांव वासियों को जिस दिन मुझे चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ, जी सभी को पता है कि मेरा चुनाव चिन्ह घंटी का निशान है। जी घंटी के सामने वाला बटन दबाकर जी 12 नवंबर 2022 को जी अपील करता हूं सभी गांव वासियों से कि भारी मतों से मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा। जी। वर्मा जी, घंटी जो है किसी भी शुभ कार्य करने से पहले बजाई जाती है, तो क्या आपको लगता है घंटी बज चुकी है गाँव में? देखो, जनता का प्यार अपार रूप से मुझे मिल रहा है। जी मैंने ग्राउंड रूट पे जी अपना प्रचार कार्य किया है जी और 4 फेज में मैं कंप्लीट कर चुका हूं पूर्ण गांव को। जी मुझे अपार समर्थन मिल रहा है जी और मुझे पूरी उम्मीद है जी कि आने वाली 12 तारीख को जी 36 बिरादरी की जनता जी मुझे घंटी के सामने वाला बटन दबाकर अपना अपार समर्थन देगी। जी। वर्मा जी, आप लोगों के बीच वोटों के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे लेकर के आप लोगों से मिल रहे हैं? देखो, जब मैं जनता के बीच में गया जी तो प्रमुख मुद्दा जो गांव में उभर कर आ रहा है, जी सफाई, जी स्वास्थ्य और शिक्षा का उभर कर आ रहा है। जी सफाई के मामले में पिछले 2 वर्षों से जी गांव की स्थिति बहुत ही खराब है। जी जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जी हमारे गांव में 3 जोड़ हैं। जी एक बागवाला जोड़, जो जी कि सलम बस्ती जी वाल्मीकि व हरिजन मोहल्ला में पड़ता है, जी उसकी स्थिति इतनी खराब है, जी यदि वहां बीमारी फैल गई तो सैकड़ों लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं। जी दूसरा तालाब है भोरखा तालाब। जी भोरखा तालाब पर अगर आप गांव के परली साइड में जाकर अलीपरे वाली सड़क पर देखेंगे जी तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि गंदगी के इतने ढेर लगे हुए हैं वहां पर। जी गांव की बदनामी इस गंदगी के कारण भी हो रही है। जी। पूरे गांव को बदनाम कर रखा है उसने। पूरे गांव को ही उस गंदगी के ढेरों ने बदनाम कर रखा है। जी यदि जनता ने मुझे सहयोग करा जी तो सबसे पहले बोरखा तालाब जी और बागवाला जोड़ जी दोनों की सफाई जी सरपंच पद की शपथ लेने से पहले जी, यानी 13 तारीख से ही। 13 तारीख से इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी जो बात है वो निकल करके ये आई है कि वो जैसे ही यदि गांव के आशीर्वाद मिलने के बाद सरपंच चुने जाते हैं, तो वो शपथ लेने की या चार्ज लेने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि 13 तारीख से ही वो ये कार्य जो है गांव में सफाई का शुरू कर देंगे। तो और क्या कुछ प्रमुख योजनाएं आपने गांव के लिए बना रखी हैं और क्या घोषणाएं जो है आज आप चैनल के माध्यम से करना चाहोगे? देखो, मैं चैनल के माध्यम से यह घोषणा करता हूं जी कि युवाओं को रोजगार के लिए जी मैं गांव में लघु उद्योगों की स्थापना करवाऊंगा। जी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को जी मैं यहां इनवाइट करके
उनके साथ मीटिंग बुलाकर यहाँ गांव में लघु उद्योगों की स्थापना होगी तो हमारे युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मेरे गांव से संबंधित स्किल्ड अनस्किल्ड पर्सन हैं उनको रोजगार दिलाऊंगा। तो बहुत बड़ी बात जो है कि एक इन्वेस्टमेंट समिट जिसको बोलते हैं वो गांव में करवाई जाएगी, जिसमें जो उद्योगपति जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा, निमंत्रित किया जाएगा, जिससे गांव के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े और गांव के खासकर युवा जो हैं, महिलाएं जो हैं, यानी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड किस्म के किसी भी प्रकार के कोई बेरोजगार हैं उनको रोजगार जो है गांव के अंदर ही उपलब्ध होगा। एक युवाओं जो हैं, आज के युवा नशे की तरफ जो है वो जा रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ योजना आपने बनाई? देखो, हमने यदि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो अवैध नशे के जो अड्डे गांव में पनप रहे हैं उनको प्रशासन के सहयोग से वो खत्म करा दिए जाएंगे ताकि युवाओं का पूर्ण ध्यान खेलों की तरफ जाए और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। ये नेता जो हैं वादे तो करते हैं, दावे तो करते हैं नशा मुक्त के, लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान खूब शराब परोसी जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने भी चला रखी है क्या है? पत्रकार महोदय, मेरा और शराब का 36 का आंकड़ा है। मैंने चुनाव प्रचार में केवल मैं अपने सेवा के माध्यम से ही मैं चुनाव प्रचार में हूं, इस चुनावी जंग में हूं। मेरे कार्यालय से कोई भी शराब का ना तो बांटी जारी है, पैसे और दारू का मेरे चुनाव से कोई भी संबंध नहीं है। मैंने समस्त जनता से यह अपील की है कि यदि मुझे आप लोग सेवा से अभिभूत होते हैं, मेरे कार्य से अभिभूत होते हैं, तो मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं इस गांव की तस्वीर को बदल सकूं। मैं पहले भी सरपंच रह चुका हूं। सन 2010 से 2015 तक मुझे गांव वासियों के सहयोग से सरपंच पद का दायित्व तो मिला था। बीच में दूसरा सरपंच बना, परंतु आज भी ग्रामीण मेरी कार्यशैली से इतने खुश हैं कि वो कहते हैं कि हमारा सरपंच कैसा हो, रमेश वर्मा जैसा हो। वर्मा जी, अक्सर पंचायती राज चुनाव के अंदर परिवार का और जातीय समीकरणों का ज्यादा बोलबाला रहता है। ऐसे में यदि मैं आपके समाज की बात करूं तो गांव में जितना मेरी जानकारी में है वो लगभग 100 वोट के समथिंग आप लोग हैं। तो ऐसा आपको कहां से ये विश्वास, कैसा क्या मिल रहा है आपको? देखो, ऐसा है कि मैं तो 36 बरादरी के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरी जाति की तो वोट ही 100-125 है अगर जातीय समीकरण की बात करें, परंतु ये जो मेरे गांव का जो जनता है ये मेरा घर है। मैं तो 36 बरादरी का उम्मीदवार हूं। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो पन्नों के उम्मीदवार हैं, वो सरपंची का चुनाव नहीं लड़ रहे, वो तो पन्नों की सरपंची का उम्मीदवार लड़ रहे हैं। और मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं समस्त वासियों से, समस्त गांव वासियों से कि मैं तो गांव का सरपंच के पद का चुनाव लड़ रहा हूं और आशा करता हूं कि आने वाली 12 तारीख को समस्त कैमला गांव की जनता मुझे अपना आशीर्वाद, अपना सेवक समझकर मैं ताकि ठीक उनकी सेवा कर सकूं, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेगी। तो ये साफ बात जो है वो देखी जा सकती है कि वर्मा जी जब भी चुनाव लड़ते हैं, यानी कि पहला जब चुनाव लड़ा था तब भी वो पारिवारिक आधार पर नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पर जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था। और अब की बार भी उनका साफ तौर पर यह मानना है कि वो किसी परिवार के या किसी पन्ने के या किसी समुदाय के उम्मीदवार नहीं है, बल्कि 36 बिरादरी का गांव से प्यार और आशीर्वाद उनके साथ है, जिसके नाते जो है वो अपने मुद्दे, अपना विजन जो गांव के प्रति है उसको लोगों के बीच लेकर के जा रहे हैं। एक शिक्षा की यदि वर्मा जी हम बात करें, शिक्षा एक इतना बड़ा मुद्दा आज के समय में है कि लोग स्कूल अपग्रेड ना होने के कारण जो है वो बाहर कहीं जाना पड़ता है, और अपग्रेड यदि है तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसका बड़ा अभाव होता है। ऐसे में आपने क्या कुछ योजना बनाई? देखो पत्रकार महोदय, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछली बार जब मुझे दायित्व मिला था तो मेरे गांव का स्कूल पिछले 50 वर्षों से केवल मैट्रिक का था, जो कि इलाके का सबसे पुराना स्कूल रहा है। परंतु
हमारी पंचायत ने अपने प्रयासों से उस स्कूल को 10+2 करवाया और प्रत्येक विषय का अध्यापक और प्राध्यापक दोनों की नियुक्ति कराई। और आज हमारे SC BC व अन्य जातियों के बच्चे आज उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी शिक्षा व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आज मेरे गांव में जो युवा जो जाते हैं ना, वो IIT की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। परंतु जो मेरा विजन है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे गांव में ITI स्थापित हो, ITI की स्थापित होके, ताकि वो अपने रोजगार कर सके बच्चे और इंडस्ट्री में उनको रोजगार मिल सके। और यदि मुझे सेवा का मौका मिला तो ये कार्य भी प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा कि बाहर उनको रोजगार लेने के लिए ना जाना पड़े। जी, तो बहुत अच्छी बात जो है, एक बहुत अच्छा विजन उनके पास गांव के लिए है कि स्कूल की जो शिक्षा गुणवत्ता जो है उसको बढ़ाया जाएगा। और दूसरा जो है, गांव वासियों के लिए उन्होंने बड़ी एक प्लानिंग की है, वो की है ITI की। क्योंकि ITI जो है औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जो है, वो अक्सर शहरों में ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही पाया जाता है। लेकिन किसी गांव में यदि ऐसा विजन किसी सरपंच के पास, किसी उम्मीदवार के पास या नुमाइंदे के पास है, तो वो गांव में वो स्थापित ITI जो है वो करवा सकता है। एक लाइब्रेरी की बड़ी आवश्यकता जो है महसूस की जा रही है आज के समय में, क्योंकि बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या उसके लिए भी आपके पास कोई योजना है? हाँ पत्रकार महोदय, उसके लिए हमने ये सोचा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें कंपटीशन से संबंधित सभी पुस्तकें वहां पर होगी और 2 ट्यूटर की नियुक्ति की जाएगी, ताकि वो हमारे ग्रामीण युवाओं को ये कोचिंग दे सकें कि ये कोचिंग करके आपको ये रोजगार उपलब्ध होगा। ये मेरी योजना है जी, यानी कि कोचिंग भी आप जो है वहीं पर ये सुविधा उपलब्ध करवाएंगे? यस, मैं उसी लाइब्रेरी में ये कोचिंग उपलब्ध कराऊंगा, ताकि युवा जो है भली भांति समझ सके कि कौन से विषय को पढ़कर मुझे कौन सा रोजगार मिलेगा। जी, तो बहुत अच्छी चीज जो है वो गांव के लिए बना रखी है, एक कोचिंग और दूसरा है लाइब्रेरी। वर्मा जी, कोरोना के चलते एक नया ट्रेंड एजुकेशन में जुड़ रहा है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन का, जिसके लिए इंटरनेट की बड़ी आवश्यकता होती है। ऐसे में संपन्न परिवार जो है उसको सब्सक्रिप्शन में या फिर हर महीने रिचार्ज कराने सक्षम है, लेकिन गरीब लोग के बस की ये बात नहीं है। ऐसे में कोई फ्री वाईफाई या इस प्रकार की कोई योजना आपने बना रखी है? यस, मैंने जो विजन अपना डॉक्यूमेंट्री ये जारी किया है, ये देखिए, उसमें वाईफाई की सुविधा होगी। ठीक है। हाँ जी, तो आप लाइब्रेरी का और इंटरनेट वाली बात कर रहे थे, वो क्या कुछ है? जो अभी मैंने बताया आपको कि लाइब्रेरी का, आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। अच्छा, सिंपल लाइब्रेरी नहीं जो सिर्फ बच्चे बैठ के पढ़ लेते हैं? नहीं, सिंपल लाइब्रेरी नहीं है कि केवल किताबों तक सीमित रहेगी। उसमें वाईफाई की सुविधा रहेगी, उसमें कंप्यूटराइज सुसज्जित आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा, ताकि बच्चे अपने इंटरनेट से अपनी वहां शिक्षा ग्रहण कर सके। और समस्त गांव के युवा, जो भी बच्चे, विद्यार्थी जो भी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको सुविधा फ्री ग्राम पंचायत की तरफ से कराई जाएगी, किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सुविधा है वर्मा जी ने जो बताई है, वो पूरे गांव के लिए निःशुल्क रहने वाली है। और एक सबसे बड़ी बात जो मेरे को लगी वो यहाँ पर ये है कि लाइब्रेरी का जो नाम है वो डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर अंबेडकर का ही नाम आप रख रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? देखो, ऐसा है, BR अंबेडकर जी ने जो भारत के संविधान के निर्माता हैं जी, मेरी सोच ये है कि जिस महान व्यक्तित्व ने भारत के संविधान का निर्माण किया है, क्यों ना मेरे गांव में उनके नाम से लाइब्रेरी स्थापित की जाए। तो बहुत बड़ी बात इनकी बातों से जो है वो वर्मा जी के निकल के आ रही हैं कि जिस व्यक्ति के कारण आज देश के अंदर संविधान स्थापित है और उस संविधान को सभी जो है वो फॉलो कर रहे हैं,
तो ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात तो ये कि युवाओं को सीख मिल सके, कुछ प्रेरणा मिल सके, और दूसरा, महापुरुष के तौर पर वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को देख रहे हैं, इसीलिए उनको जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर उन्होंने लाइब्रेरी के निर्माण का जो फैसला जो है वो लिया है। एक स्वास्थ्य की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आदमी की आय का जो दूसरा बड़ा खर्च होता है वो बीमारियों पर होता है। तो गांव में यदि ठीक ठाक सी फैसिलिटी हो तो लोग उस आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। तो ऐसी कोई आपकी योजना है? देखो, हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, जी। जिसकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। जी अगर मुझे सेवा का मौका मिला जी तो उस बिल्डिंग का नवीनीकरण कराया जाएगा जी और एक आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जी ताकि जो भी बीमार व्यक्ति है जी उसको तुरंत उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। तो बहुत अच्छी और कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो बना रखी हैं गांव के लिए वर्मा जी ने। एम्बुलेंस वाली एक बड़ी बात निकल करके आई है, वो इसीलिए है क्योंकि गरीब जो लोग होते हैं, बीमारी के समय की तो बात छोड़ दो, वैसे भी बेचारे 4 व्हीलर जो है उसको अरेंज करने में बड़ी मुश्किल उनके सामने आती है, और बीमारी के समय में तो वो अरेंज कर ही नहीं पाते, जिसके चलते कई बार जो है बड़ी अप्रिय दुर्घटना भी घट जाती है। तो महिलाओं के लिए कोई, क्योंकि महिलाएं जो हैं समाज का एक मुख्य हिस्सा है, और बराबरी का दर्जा सरकार ने भी दिया है, 50% आरक्षण दे दिया पंचायत चुनाव में, तो उसके लिए क्या कुछ घोषणा करना चाहोगे? महिलाओं का मेरी जीत में अहम रोल रहेगा। जी मुझे जो आशीर्वाद गांव देगा जी तो उसमें महिलाओं का विशेष योगदान रहेगा। जी और महिलाओं के लिए मैंने जी एक महिला सामुदायिक भवन का निर्माण कराऊंगा, जी ताकि सभी महिलाएं जी वहां बैठकर अपनी समस्याएं, जी सरपंच आपके द्वार जी जो नया कार्यक्रम शुरू होगा जी वहां बैठकर मुझे अवगत कराएंगी और तुरंत उन समस्याओं पर अमल किया जाएगा। जी। तो बहुत अच्छी बात बताई है कि एक सरपंच आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, और गांव में सरपंच यदि गांव चुनता है तो एक सामुदायिक महिला केंद्र का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें महिलाएं बैठ करके जो है गांव की कोई सामुदायिक जो समस्या है उन पर विचार करेंगी, और सरपंच साहब जो है उसको निपटाने की जो है वो कोशिश करेंगे। और सरपंच क्या साहब कोई प्रमुख योजनाएं जो गांव के लिए आप लोगों ने तैयार की हैं, और क्या कुछ बताना चाहोगे? देखो पत्रकार महोदय, सबसे पहले पंचायत का यदि मुझे दायित्व मिला, जी सरपंच का दायित्व मिला, जी तो मैं 36 बिरादरी के जी जो तजर्बेकार वरिष्ठ नागरिक हैं, हर विषय में जो परफेक्ट हैं, जी उनका एक मार्गदर्शक मंडल मंडल का गठन करूंगा, जी और 36 बिरादरी के सहयोग से जो भी समस्या इस गांव की होगी उनके द्वारा ही हल किया जाएगा। सरपंच तो केवल उनकी सेवा व कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यानी जैसे जैसे वो चलेंगे आपको चलाएंगे, आप चलोगे। यस, जैसे जैसे हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शक मंडल मुझे मार्ग दिखाएगा कि ये कार्य जनता के हित में है, सरपंच द्वारा ये कार्य किया जाना चाहिए, तो वही कार्य किया जाएगा। अब की बार ना जात पर, ना पात पर, ना धर्म की राजनीति करूंगा, केवल सेवा भावना से कैमला गांव का विकास करूंगा। तो एक बहुत अच्छी बात जो है वो बताई है कि गांव के सभी 36 बिरादरी से बड़े बुजुर्गों को, मोजिज व्यक्तियों को मिला करके एक मार्गदर्शक मंडल का गठन किया जाएगा, और गांव में आने वाली हर प्रकार की समस्या, ये तो एक घोषणा पत्र जो है वर्मा जी के द्वारा बनाया ही गया है, इसके अलावा भी मार्गदर्शक मंडल जो जो काम उनको बताएगा, जो जो रास्ता उनको दिखाएगा, ये उस पर चलने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, और इनका तो सिर्फ सेवा करने का जो है वो प्रमुख काम जो है वो रहने वाला है। वर्मा जी, आप पिछली प्लान में भी जो है सरपंच रहे हैं, ऐसे में पिछले प्लान की आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? सबसे बड़ा कार्य आप किसे देखते देखो, हैं? सबसे बड़ा जो उपलब्धि है मेरी, जी वो शिक्षा जो 10 हमारा स्कूल अपग्रेड हुआ है ना, जी वो मेरी सबसे उपलब्धि बड़ी है। और दूसरी उपलब्धि, पानी निकासी, गंदे पानी निकास की कोई भी साधन नहीं था, जी जो कि मैंने
गुली जोड़ी का नाले का निर्माण कराया। तीसरा, मैंने पाइपलाइन जो कि थली वाले तक पहुंचाई ताकि गांव वालों को गंदे पानी की निकासी से निजात मिल सके। और चौथी ये जो बात आई है, जो मेरे द्वारा सेवा भावना की गई है, आज भी दिलों में वही भावना बैठी हुई है हर ग्रामीण के कि हमारा सरपंच कैसा हो, रमेश वर्मा जैसा हो। गांव के अंदर एक अक्सर समस्या देखी गई है कि सर्दियों का मौसम जैसे शुरू होता है तो सर्दियों में धुंध पड़ने के कारण पशुधन की चोरियां होनी शुरू हो जाती हैं, भैंस खुलनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए कोई सीसीटीवी या कोई विकल्प आपने सोचा है? गांव के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे, हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जब मैं पिछली बार सरपंच बना था तो मैंने संपूर्ण गांव को जगमग योजना के तहत लाइटों का यहां पर लगवाई गई थी और मेरा गांव ऐसे लगता था कि जैसे चंडीगढ़ का कोई सेक्टर हो। और अभी भी मेरी ये योजना है, यदि मुझे गांव का दायित्व मिला तो चुनाव के बाद 1 साल के अंदर अंदर आप इस गांव की तस्वीर भी अलग रूप से देखेंगे कि ये वही कैमला है जो कि रमेश वर्मा द्वारा जब दायित्व ग्रहण किया था उस वक्त का है, और आधुनिक कैमला कैसा है उसमें आप बदलाव देखेंगे। यानी आधुनिक बनाने का गांव का आपने संकल्प ले लिया? बिल्कुल संकल्प ले लिया है पत्रकार महोदय। मेरे जीवन में केवल मेरा जो उद्देश्य है, ध्येय है, केवल ग्रामीणों की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है और मेरा कोई इस कार्य क्षेत्र में आने का कोई कारण नहीं है। यानी आपका चुनाव जो है वो दारू का चुनाव नहीं है और किसी परिवार का पारिवारिक चुनाव नहीं है, जातीय चुनाव नहीं है। तो यानी आप मुद्दों की चुनाव जो है आप... देखो, मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट्री विजन ये तैयार किया गया सभी बिरादरियों के लिए है। इसमें प्रमुख मुद्दे जो हैं, मेरा कोई आप ये सिर्फ अपना यहीं रख रहे हो या लोगों को भी दे रहे हो आप लोग? मैंने संपूर्ण गांव में ये विजन जो है वितरित कर दिया है ताकि लोगों को मेरी डॉक्यूमेंट्री विजन का पता लगे कि रमेश वर्मा यदि सरपंच बना तो ये गांव गांव के विकास के किए जाएंगे। एक युवाओं की जिक्र हुआ था, युवाओं का जिक्र आपने किया था। युवाओं के लिए खेल स्टेडियम की, आधुनिक जिम वगैरह की, इनकी बड़ी आवश्यकता होती है, उसका जिक्र आपने अभी तक नहीं किया। क्या इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने उसका जिक्र किया है? इस डॉक्यूमेंट में मैंने युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक गुरु ब्रह्मानंद खेल एकेडमी का निर्माण, आधुनिक निर्माण कराया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित एक जिम की स्थापना की जाएगी ताकि युवाओं का स्वास्थ्य ठीक रहे और वो नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है युवाओं के प्रति, क्योंकि मेरे दिल के अंदर तड़प है कि मेरे गांव का युवा नशे की चपेट में आ रहा है, मैं इसे दूर करना चाहता हूं। ये तड़प मेरे दिल में बरकरार है। मैं अपनी कार्यशैली से इस गांव को नशे की चपेट से दूर रखूंगा। वर्मा जी, आपकी इस चर्चा से 2-3 बात जो है वो प्रमुख निकल करके आई हैं। एक तो शिक्षा का आपके मन के अंदर एक टीस है कि मैंने उसके लिए कुछ करना है, और दूसरा स्वास्थ्य के प्रति आप बिल्कुल सजग है, ऐसा आपकी बातों से दिख रहा है। सफाई के मामले में अक्सर ये देखा गया है कि गांव के अंदर सरकार के द्वारा 2 ही सफाई कर्मचारी दे रखे हैं, जिसके चलते गांव में उन पर वर्कलोड भी ज़्यादा है और ठीक ठाक ढंग से गांव की सफाई भी नहीं हो पाती है। तो क्या सफाई कर्मचारी इतने ही रख के आप कोई मैनेजमेंट आप करोगे या क्या कुछ? नहीं, आपका प्रश्न वाजिब है क्योंकि गांव बहुत बड़ा है जी। यहाँ की वोट ही संख्या जो है 6000 है जी। तो जनसंख्या के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की कमी है। अब मेरे गांव में केवल 4 सफाई कर्मचारी हैं, परंतु ग्राम पंचायत जिस दिन दायित्व मिलेगा पहले दिन ही रेजुलेशन कर दिया जाएगा कि 11 सफाई कर्मचारियों की और नई भर्ती की जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ गंदगी और कूड़ा करकट डालने के लिए जगह नहीं है। उसको कलेक्शन करने के लिए एक ट्रैक्टर ट्रैली का खरीद की जाएगी और घर घर जाकर सफाई कर्मचारी जो है कूड़ा कलेक्ट करेंगे और कूड़ा कलेक्ट करके उसको डंप एक विशेष स्थान पर किया जाएगा। ये भी मेरी प्रमुख मुद्दों में शामिल है।
ताकि ग्रामीणों को सफाई के प्रति सचेत किया जा सके। जी, एक आपने इसमें जिक्र कर रखा है कि महापुरुषों के नाम पे गांव के जो मुख्य द्वार है उनका निर्माण करवाना, वो क्या कुछ है इसका? देखो ऐसा है, जो भी इस देश के, जी भारतवर्ष के महान पुरुष हैं, जी मेरे गांव में 5 प्रमुख मार्ग हैं। कैमला से बरसत, जी कैमला से अलीपुरा, कैमला से कोहंड और कैमला से घरौंडा, कैमला से डिंगर माजरा। 5 प्रवेश द्वारों पर बहुत ही भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे और उन पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिससे आने वाले जो ग्रामीण है वो सीख ले, इसके सीख ले कि हमारे महापुरुषों की याद ये है। इन महान पुरुषों का इन देश को आजाद कराने में मुख्य योगदान रहा है, यही मेरी जमानत। यानी कि जिस प्रकार आप महापुरुषों का जो जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में यह साफ दिख रहा है कि गांव को आप एक आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल पत्रकार महोदय, आपने ठीक कहा। मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस देश का, मेरे मन में है कि यदि मुझे मौका मिला तो मैं देश का सर्वोच्च स्वच्छ पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों से प्राप्त करूं। ये मेरा सपना है। तो साथियों, अब तक के जितने भी इंटरव्यू मैंने किए हैं पंचायती राज चुनाव में, सबसे अलग बात जो है मेरे को ये लगी है कि वो सिर्फ ना ही मतदाताओं से वोट अपील करने, वोट हासिल करने के लिए लोक लुभावन वायदे जो है वो कर रहे हैं, बल्कि वर्मा जी की नीति और नियत से जो है वो साफ दिख रहा है कि वो, क्योंकि ना हर बार में वो महापुरुषों का जिक्र कर रहे हैं, और महापुरुष कोई ऐसी चीज नहीं है, त्याग किया अपने जीवन में उनके द्वारा, परिश्रम किया गया उनके द्वारा जीवन में, तब एक महापुरुष का दर्जा यानी आदर्श पुरुष का दर्जा उन्होंने प्राप्त किया है। और वही योजना जो है वर्मा जी के द्वारा अपने गांव के प्रति जो है वो दिख रही है। एक गांव के अंदर बड़ी समस्या आती है वर्मा जी की, छोटे छोटे झगड़ों को लेकर के थाने तक बात चली जाती है, जिसके चलते लोगों के पैसे का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है, और गांव का अपना भाईचारा भी बिगड़ता है। इसके लिए क्या कुछ योजना करोगे आप लोग? देखो, आपको मैंने बताया है कि एक मार्गदर्शक मंडल का जो गठन किया जाएगा, उसी से निपटारा करवाओगे? उसी से निपटारा कराया जाएगा कि सरपंच उसमें मुख्य होगा और जो मार्गदर्शक उनकी शिकायतें सुनकर मौके पर ही निपटान किया जाएगा। यानी पुलिस गांव में नहीं बढ़ने दोगे 5 साल? देखो ऐसा है कि पुलिस झगड़ों से संबंधित विवाद जो है वो पंचायत स्तर पर ही निपटा लिए जाएंगे। पुलिस का जो सहयोग लिया जाएगा, वो जो गांव में नशे के अवैध अड्डे चल रहे हैं उनको बंद कराने में लिया जाएगा। झगड़ों का निपटाने में तो ग्रामवासी स्वयं सक्षम होंगे। छोटी छोटी समस्याएं मौके पर ही निपटा दी जाएंगी। और एक और मैंने आपको जिक्र किया है अभी बीच में ही कि सरपंच आपके द्वार, जैसे ही उनकी कॉल आएगी तुरंत सरपंच उनके नजदीक होगा कि अपनी समस्या बताइए, आपका डिस्प्यूट क्यों है, उसके तहत निवारण कर दिया जाएगा। यानी अब लेट लतीफी किसी भी काम में नहीं होगी। अब लेट लतीफी तो अपनी करनी और कथनी में कोई अंतर ही नहीं है। पत्रकार महोदय, जो कहा है वही करेंगे, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। सम्मान की आपने जिक्र किया है वर्मा जी, एक बात अक्सर देखते हैं हम लोग गांव में, क्योंकि हम भी देहात से हैं, कि गांव के जो बुजुर्ग हैं वो पेंशन के लिए बेचारे जो हैं, नाम तो सरकार की योजना है बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना, लेकिन कहीं ना कहीं बैंकिंग प्रणाली के चलते जो है बुजुर्ग जो है बेचारे वो बैंकों के पीछे बैंकों के आगे जो है या तो लाइन में खड़े दिखाई देते हैं, या बेचारे बैंक के सामने जो है वो सर पकड़े बैठे दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए भी कोई रास्ता आप लोग निकालोगे? देखो पत्रकार महोदय, हरियाणा सरकार ने जो ये बैंकिंग प्रणाली लागू की थी, ये पारदर्शिता लाने के लिए की थी, परंतु इस बैंकिंग प्रणाली में जो सम्मान भत्ते के नाम पर पेंशन दी जा रही है वो तो अपमान भत्ता पेंशन हो गई है। मैंने देखा है कि जो हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाएं पेंशन लेने के लिए जाती हैं तो वो बैंक के बाहर उनका कोई सम्मान नहीं होता। जो मेरे दिल में तड़प है, जब मैं बैंक के सामने से निकलता हूं तो जब मुझे तड़प होती है कि जब मैं सरपंच था तो इनका मान सम्मान, इनको बैठाकर पानी पिलाया जाता था और बहुत ही जल्दी उनको पेंशन देकर
खुद मैं कहता था कि ताऊ जी आप अपनी पेंशन लो और आराम से बैठ के फिर जाना, परंतु आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मैं वादा करता हूं संपूर्ण गांव वासियों से, पेंशन धारकों से, यदि मुझे सेवा का मौका मिला तो प्रति महीने व्यक्ति उनके घर पेंशन दे के आएगा, इसमें लेट लतीफी नहीं होगी, मैं वादा करता हूं। तो बहुत अच्छी योजना जो है वो वर्मा जी के द्वारा बताई गई है कि अब बुजुर्गों का अपमान जो है वो नहीं सहेंगे, और यदि गांव उनका मौका देता है, अवसर देता है, तो घर घर जाकर के वो पेंशन वितरण का जो काम है वो उसके लिए प्रतिबद्ध जो है वो रहेंगे। तो साथियों, हम लोग भी ये देखते हैं कि बुजुर्गों का ये हक है, तो हक भी उनको जो है एक भीख की तरह बेचारे को वो अपमान सह करके जो है वो लेना पड़ रहा है। तो अभी अंत में आप लोग गांव वालों से क्या, वर्मा जी, महिलाओं के लिए या मैं कहूं खासकर लड़कियों के लिए आज क्या घोषणा जो है आप गांव वालों को करना चाहोगे? देखो, मैं ये घोषणा क्या, मैं तो वादा करता हूं जी घोषणा तो मंत्री लोग करते हैं, जी हम तो वादा करते हैं जी कि यदि मुझे इस गांव ने दायित्व दिया सेवा करने का, जी तो जो हमारी बहन बेटी हैं, जी जो नवजात बेटी इस गांव में पैदा होगी जी दायित्व संभालने के बाद, जी उसके नाम ग्राम पंचायत 5100 रुपए की एफडी कराएगी। दूसरी ये है कि उनकी जो हमारी युवा बेटियां हैं, जी उनको रोजगार दिलाने के लिए कढ़ाई व सिलाई का सेंटर बनाया जाएगा। जी तीसरा ये है कि जो हमारी बच्चियां, जो हमारी बेटियां पढ़ने के लिए करनाल या पानीपत या बस्ताड़ा कॉलेज में जाती है, कैमला गांव से स्पेशल बेटियों के लिए एक बस चलाई जाएगी प्रशासन के सहयोग से, ताकि उनको सुरक्षा से ये लगे कि हम बिल्कुल सेफ हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, पढ़ाई करके वापस हम अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएंगी। ये मेरा वादा है संपूर्ण गांव की बेटियों से। मेरी करनी और कथनी में अंतर नहीं है, क्योंकि संपूर्ण गांव वासियों को पता है कि जो रमेश वर्मा कर सकता है वो कोई भी उम्मीदवार नहीं कर सकता। उन लोगों को मेरे पर पूर्ण विश्वास है। तो साथियों, महिलाएं जो किसी भी समाज का एक मुख्य हिस्सा होती हैं, ऐसे में बड़ी योजनाएं जो हैं गांव के लिए वर्मा जी के द्वारा तैयार की गई हैं, जिनमें एक तो कोई भी बेटी जो है लक्ष्मी का रूप जब किसी के घर में जन्म लेगी तो 5100 रुपये वर्मा जी ग्राम पंचायत स्तर पर उसकी नाम की एक एफडी जो कराने के लिए प्रतिबद्ध रहोगे। दूसरा, इनके द्वारा बताया गया है कि बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए एक सिलाई सेंटर, और दूसरा जो है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, गांव से जो बेटियां बाहर पढ़ने के लिए जाती है उनके लिए बस सर्विस जो है रोडवेज प्रशासन के सहयोग से जो है वो शुरू करवाई जाएगी। तो दूसरा, चौपालों की बड़ी दिक्कत होती है। अक्सर ये देखा गया है कि गांव के अंदर जो फॉरवर्ड क्लास होती है ना, जो जनरल क्लास होती हैं, वो तो प्रशासन के सहयोग से, सरकार के सहयोग से ये चौपालों का निर्माण करवा लेती हैं अड़के। गरीब जो तबका होता है, पिछड़ा जो तबका होता है, उनको बेचारों को या तो रास्ता नहीं मिलता या सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। तो क्या आप लोग उस दिशा में कोई ठोस और मजबूत कदम उठाओगे? देखो, उस दिशा में जो मैं ठोस कदम उठाने जा रहा हूं, मैंने अपने संकल्प पत्र में ये घोषणा की है कि यदि मुझे दायित्व मिला तो गांव में भागीरथ धाम, सैनी चौपाल, एक कबीर धाम जो कि कबीर पंथियों के लिए होगा, एक बंजारा चौपाल जो कि बादी जिसको बोलते हैं, बंजारा चौपाल का निर्माण कराया जाएगा, और एक ब्राह्मणों के लिए, यहाँ पर परशुराम आश्रम नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी परशुराम आश्रम का निर्माण कराया जाएगा। और निर्माण नहीं कराया जाएगा, इनके साथ साथ इनमें मूर्ति की स्थापना भी कराई जाएगी, ताकि गांववासी ये गर्व से कह सकें कि हमारे गांव में ये परशुराम आश्रम का निर्माण हुआ है, सैनी चौपाल का निर्माण हुआ है, और जो है बंजारा चौपाल का निर्माण हुआ है, ताकि वो लोग गर्व से कहें कि ये कार्य हमारे सरपंच द्वारा किया गया है प्रशासन के सहयोग से। मुझे भी गर्व महसूस होगा कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो छाती ठोक कर कहेगा कि रमेश वर्मा ने ये सभी कार्य
कराए हैं। वायदे और घोषणाएं तो जो है आपने बड़ी बड़ी कर दी हैं वर्मा जी, और आपकी योजना भी बड़ी अच्छी लगी व्यक्तिगत रूप से मेरे को भी। तो ऐसे में इस सब के लिए फंड की बड़ी जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप लोग कैसे मैनेज करोगे? देखो ऐसा है, हरियाणा सरकार इन सभी जो मेरे वादे हैं, इनको धन की तो आवश्यकता होती है कोई भी कार्य करने के लिए, इसीलिए। परंतु एक स्किल्ड पर्सन जिसका काम ही सेवा करना है, जब उसका व्यक्तित्व सेवा में डूब जाता है तो पैसे की कमी नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये घोषणा की हुई है कि सार्वजनिक काम आप कीजिए, धन की कमी आड़े नहीं आएगी। और हमारे विधायक जी जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनसे सहयोग लेकर संपूर्ण जो घोषणा पत्र में मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए। तो आप इस अपने घोषणा पत्र को लेकर के सरकार से मिलोगे? जैसे ही दायित्व मिलेगा तो मैं इस घोषणा पत्र को माननीय विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी के साथ जाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को सौंपूंगा, ताकि कैमला की जो समस्याएं हैं उनको इनसे निजात मिल सके और वो धन का प्रबंध कर सकें। एक विशेष तौर पर पत्रकार महोदय मैं आपको बताता हूं कि जब किसान आंदोलन चला हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस गांव में आए थे। पहला दौरा उनका रद्द हो चुका था, परंतु दूसरी बार सिद्ध पुरुष श्री लंगड़े बाबा जी की समाधि पर वो आशीर्वाद लेकर गए थे। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब कैमला गांव का सरपंच माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांगे रखेगा तो सहर्ष मुख्यमंत्री जी इनको स्वीकार कर लेंगे। तो साथियों, उनका ऐसा मानना है कि वो जिस उम्मीदवार की या जिस नुमाइंदे की नीति और नियति यदि ठीक है तो पैसे की कमी जो है वो आड़े नहीं आएगी। ऐसा उनका मानना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी ऐसी घोषणाएं जो है सार्वजनिक कामों के लिए जो है वो की गई है। तो साथियों, आज हमें दीजिए इजाजत। आशीर्वाद वर्मा जी, यदि गांव का आशीर्वाद आपको मिलता है, गांव आपको चुनता है, तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? देखो पत्रकार महोदय, मेरी 3 प्राथमिकताएं हैं जी। सबसे पहले तो मैं बाग वाला जोड़ जी, उसकी सफाई कराऊंगा। दूसरा भोरका तालाब की सफाई कराऊंगा। और तीसरा जो मेरे कार्यकाल का एक प्रमुख कार्य होगा, गुरु ब्रह्मानंद आश्रम, उसकी स्थापना कर कर उसमें एक विशाल मूर्ति स्थापित करूंगा, ताकि समस्त समाज हर वर्ष उस आश्रम में मेले लगेंगे और प्रसाद प्रत्येक गांववासी को वितरित किया जाएगा। ये मेरी प्रमुख मांग है। लास्ट में गांव वालों से क्या अपील करना चाहोगे? देखो, मैं लास्ट में पत्रकार महोदय ये अपील हाथ जोड़कर करता हूं समस्त 36 बरादरी के लोगों से, जनता से, मेरे गांव की जनता, भाग्य विधाता से अपील करता हूं कि आने वाले 12 नवंबर 2022 को घंटी के सामने वाला 9वें नंबर पर बटन दबाकर भाई रमेश वर्मा को अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मेरा विजन है, जो आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया है, ताकि मैं उनको अमली जामा पहना सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। ऐसा मेरा विश्वास है कि आप मुझ पर विश्वास कर कर अपना आशीर्वाद अवश्य ही मुझे प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, इस खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद थे गांव कैमला से सरपंच पद के उम्मीदवार रमेश वर्मा जी, जिनका चुनाव चिन्ह है 9वें नंबर पर घंटे का निशान। उनकी अपील है आप सभी से कि आने वाली 12 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाए। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।